हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रीता अपनी सास साधना के साथ रहा करती थी। रीता अपने पति रघु के साथ एक छोटा सा ढाबा चलाया करती थी। वो अपने छोटे से परिवार और ढाबे के साथ बेहद खुश थी, पर कौन जानता था कि उसकी इस खुशी को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे एक दिन रीता अपने पति के साथ ढाबे पर लोगों को खाना खिला रही थी। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उनके सामान को इधर उधर फेंकने लगते हैं। आप लोग कौन हैं और इस तरह हमारे ढाबे के सामान को इधर उधर क्यों फेंक रहे हैं? अपना मुंह बंद रख, समझी? और इस ढाबे को अभी के अभी खाली कर। अगर ये ढाबा भी खाली नहीं हुआ तो इस ढाबे के साथ तुम सब जाओगे। उन गुंडे की ऐसी हरकत और ऐसी धमकी से ढाबे पर आए लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो वही गुंडे रघु का कॉलर पकड़कर उससे बोलते हैं, मुझे अभी के अभी 1 लाख रुपए चाहिए। अगर तूने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो ये ढाबा नहीं बचेगा। लेकिन आप लोग हैं कौन और इस तरह हमारे ढाबे पर आकर ऐसे तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं? ये तो तू अपने पति से ही पूछ कि हम हैं कौन। रघु जी, ये कौन है और इस तरह से ये हमारे ढाबे पर आकर तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? रीता, अभी कुछ महीने पहले हमारा ढाबा लॉस में जा रहा था, जिस कारण मैंने अपने ढाबे को सही करने के लिए इनसे कुछ पैसे लिए और वो वापस मैं समय पर नहीं कर पाया पैसे, जिस वजह से। क्या आपने इनसे पैसे लिए थे और अब तक पैसे नहीं दिए? मेरे पैसे अभी निकाल, नहीं तो आज से इस ढाबे के साथ तू भी जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम आपके पैसे को लौटा सके, पर आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। हम कुछ न कुछ करके आपके पैसे जरूर लौटा देंगे। पिछले 6 महीने से मैं तुम लोगों को मोहलत ही दे रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। भाइयों, इस ढाबे को लगा दो आग, और अगर इस बीच कोई आता है तो ढाबे के साथ साथ उसे भी जला दो। उस गुंडे की बात सुनकर उसके साथी ढाबे में हर तरफ आग लगाने लगते हैं, पर तभी रीता उन गुंडों को रोकने के लिए जाती है। लेकिन एक गुंडा रीता को पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़ देता है। ये देख रघु उसे गुंडे के पास जाता है और उसको एक घूंसा लगाता है। रघु का गुस्सा देख वहाँ गुंडा रघु का कॉलर पकड़ उसको बहुत मारता है और उसे ढाबे के साथ रघु को भी वहाँ जला देता है। पति को अपने सामने जलता देख रीता के होश और हवास उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। रीता को जब होश आया, वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। माँ जी, रघु जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बहू, रघु अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ जी। रघु जी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रघु अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर मानो रीता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रीता जैसे तैसे खुद को संभालती है और कुछ समय बाद जब वो अपने घर जाती है तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। वो गुंडे रीता के घर पर भी अब कब्जा कर लेते हैं। देखते ही देखते रीता और साधना दोनों सड़क पर आ जाते हैं। सड़क पर आने के बाद साधना और रीता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कड़कड़ाती ठंड में साधना और रीता सड़क पर ही सोते हैं। ज्यादा ठंड होने की वजह से साधना बीमार होने लगती है। ये देख रीता ठान लेती है कि वो काम ढूंढेगी। समय बीतता है और समय के साथ रीता को एक औरत के घर में नौकरों वाला काम मिलता है। रीता अब दिन रात मेहनत करती है। उसकी ऐसी मेहनत को देख उसके मकान मालकिन उसे बोलती है, रीता, आज मेरा बेटा विदेश से घर आ रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मनपसंद का खाना बनाओ। तुम्हें पता है वो विदेश से लॉयर बनकर आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है मालकिन, पर मालकिन मुझे नहीं पता कि मालिक को क्या पसंद है। मैं हूं ना रीता, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें क्या बनाना है। मालकिन की बात सुनकर रीता उसकी बात से सहमत हो जाती है और अपनी पूरी मेहनत के साथ वो खाना बनाती है। रीता को इतनी मेहनत करते देख मालकिन उसके पास आती है। रीता, तुम इतनी मेहनती हो, उसके बाद भी तुम लोगों के घर में इस तरह काम कर रही हो, आखिर क्यों? मेम साहब, जब इंसान के पास मजबूरी होती है ना, तो वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। इतना बोलकर रीता अपने काम पर लग जाती है। कुछ घंटे बाद मालकिन का बेटा विराट अपने घर आता है, जहां वो रीता को देख हैरान हो जाता है।
रीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ माँ, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है जिसकी जल्दी शादी हो गई थी और मैं पढ़ने के लिए विदेश चला गया था। लेकिन रीता, जहाँ तक मुझे पता है कि शादी के बाद तो तुम खुश थी, फिर तुम्हारी ऐसी हालत? विराट की बात सुनकर रीता उसके सामने खुद के दुख को छुपा नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने दर्द को बयां करती है। रीता की सारी बात सुनने के बाद विराट उसे संभालता है और बोलता है, रीता, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हारा घर और तुम्हारे ढाबे को जलाया, साथ ही तुम्हारे पति की जिसने हत्या करी है, उसको सजा तो मैं दिलवाऊंगा, लेकिन तब तक तुम इस घर में नौकरों की तरह काम नहीं करोगी। आज से, बल्कि अभी से, तुम इस घर में मेरी बहन बनकर रहोगी। नहीं विराट, मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं इकलौती नहीं बल्कि मेरी सास भी है, और मैं अपनी सास को बीमारी की हालत में नहीं छोड़ सकती। पर तुम्हारी सास है कहाँ? हम गरीबों की जिंदगी रोड पर गुजर रही है विराट। हमने सड़क किनारे ही एक झुग्गी बनाई है, हम वहीं रहते हैं। लेकिन अब तुम उस झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहोगी। हाँ रीटा, विराट बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी परेशानी में हो और तुम मेरे बेटे की दोस्त हो। अगर मुझे ये सब पता होता तो शायद मैं तुम्हें अपने घर में कभी काम करने नहीं देती। इवन मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखती। तुम चिंता मत करो रीता, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस दिलवाऊंगा। विराट अब साधना यानी रीता की सास को अपने घर ले आता है, जिसके बाद विराट रीता के केस को ओपन करता है और उसके केस को लड़ता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ विराट रीता का केस जीत जाता है। इस तरह से रीता को उसका ढाबा, उसका घर, साथ ही उसको 6 लाख रुपए कैश भी मिलता है। विराट, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया बयां करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आए हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हट पगली, अब तो अपनी ढाबे को दोबारा से शुरू कर और उस ढाबे में मुझे खाने के लिए जरूर बुलाना। हाँ? विराट की बात सुनकर रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद रीता विराट को गले लगाती है और उसको मिले 6 लाख रुपए से वो अपने ढाबे को दोबारा चालू करती है और एक बार फिर अपने घर की कंडीशन को ठीक कर लेती है। अमृतनगर कहकर एक गांव में सुरेंद्र अपने 2 बेटों के साथ रहता है। बड़ा बेटा जीवन और छोटा बेटा चंदू। बड़ा बेटा जीवन अपने पिता की तरह ही बहुत मेहनती और गुणवान होता है, वहीं छोटा बेटा चंदू निहायत ही निकम्मा और बिगड़ैल होता है। सुरेंद्र का गांव में एक ढाबा होता है जिसका नाम अमृतनगर का जायका होता है। सुरेंद्र के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना दिन रात लगा ही रहता है, क्योंकि पूरे गांव में एक सुरेंद्र ही तो है जिसके हाथ में स्वादिष्ट और बढ़िया खाना बनाने का जादू होता है। जीवन अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के ढाबे पर सेवा करता रहता है। ये लीजिए काका, आपका लहसुनी पनीर और आपका राजमा चावल काकी, और ये रही आपकी काजू किशमिश वाली लस्सी। अरे वाह 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 जीवन बेटा, तुम्हारे पापा सुरेंद्र के हाथों में सच में जादू है, जादू। यार, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। अमृतनगर का असली अमृत तो इस ढाबे में है। हर एक डिश के एक एक निवाले में अमृत है। ऊपर से इस ढाबे में आकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि हम अपने किसी रिश्तेदार के पास आकर खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल होता है यहाँ का। धन्यवाद। आप सभी ग्राहकों को मेरे ढाबे के बारे में इतनी सारी चीजें पसंद हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बस आप सब यूं ही मेरे ढाबे पर आते रहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, जिस ढाबे पर इतना अच्छा खाना मिलता हो, इतने अच्छे लोग हों, इतना अपनापन महसूस होता हो, वहां कौन नहीं आना चाहेगा। तभी अचानक से वहां पर सुरेंद्र का छोटा बेटा चंदू आता है। उसने शराब पी रखी थी। पापा, मुझे पैसे दो, मुझे शराब पीनी है, मुझे आज कुछ तूफान ही करना है, पैसे दो मुझे। अरे बेवकूफ आदमी, जरा सी भी शर्म है या नहीं? हाँ, इतना बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, लेकिन फिर भी शराब नहीं छोड़ता। न जाने तेरा क्या होगा। तो निकल यहां से, निकल यहां से। ऐसे कैसे? नहीं दे सकते आप मुझे पैसे? हाँ, ए बड्डे, मुझे पैसे दे, मुझे दारू पीनी है, मुझे पैसे दे। हाँ? लल्लू जीवन, बोल अपने इस बुढ़ऊ को। चंदू ढाबे में तोड़फोड़ करने लगता है और तभी जीवन गुस्सा होकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है।
निकल यहां से, बेशरम निकम्मा गधा कहीं का, शराबी एक नंबर का। जीवन और सुरेंद्र जब घर पहुंचते हैं तभी चंदू ने घर पर भी बहुत तमाशा किया होता है और अपनी माँ गायत्री, बीवी सुधा और भाभी काया को भी बहुत परेशान किया होता है, जिस कारण सुरेंद्र चंदू को खूब मारता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। निकल जा मेरे घर से और कुछ कमा अपनी जिंदगी में, उसके बाद ही तुझे इस चौखट पर आने की अनुमति मिलेगी। आइंदा अपनी ये सड़ी हुई शक्ल दिखाई तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी बीवी सुधा भी मेरे साथ चलेगी। चलो सुधा। छोटी बहू को छोड़ दे चंदू और चला जा यहाँ से। छोड़ो मुझे चंदू, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। तुझे मेरे साथ चलना होगा, चल। चंदू, सुधा को छोड़ दे। चंदू भाई साहब, सुधा को मत ले जाइए अपने साथ। सभी बहुत कोशिश करते हैं कि चंदू सुधा को अपने साथ ना ले जाए, लेकिन चंदू सुधा को अपने साथ ले जाता है और घर वाले कुछ नहीं कर पाते। सुधा और चंदू दोनों अब बहुत दूर रहने लगते हैं और सुधा बेचारी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके खर्चा उठाती है। तू लोगों के घरों में जाकर बर्तन खेस या रोड पर कटोरा लेकर भीख मांग, लेकिन मुझे मेरी शराब पीने के लिए पैसे दे। चंदू सुधा को बहुत मारता है और उसकी मेहनत की कमाई उससे छीनकर शराब पीने जाता है। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा मुझे मरना गवारा है। इस हैवान के साथ रहने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मैं ना तो किसी को अपना दुख बता सकती हूँ और अगर फिर से वहां ससुराल चली गई तो ये शराबी फिर से उन लोगों को परेशान करने चलाएगा। एक दिन सुधा देखती है कि चंदू ने अपने साथ एक फूड पॉइजनिंग वाली बोतल लाया है जो खाली है। ये क्या, ये बॉटल? लेकिन ये बॉटल चंदू ने यहाँ क्यों लाया? खैर, शराब के नशे में उठा ली होगी। जीना तो वैसे ही दुश्वार कर रखा है मेरा इस आदमी ने। अगले दिन जब सुधा गांव के बाजार में जाती है तभी वहां पर वो गांव वालों को सुरेंद्र और जीवन को मारते हुए देखती है। मत मारो हमें, मत मारो। ये ले, ये ले। खाने में फूड पॉइजनिंग वाला लिक्विड मिलाकर पूरे गांव को जान से मारने की कोशिश की है इन दोनों बाप बेटे ने। अगर तुम दोनों ने फिर से ढाबा खोलने की कोशिश की इस गांव में तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हमारा यकीन कीजिए, हमने कोई मिलावट नहीं की है, नहीं हमने गांव वालों की जान लेने की कोशिश की है। पापा सही कह रहे। हम सब पर आप लोग कितना भरोसा करते थे, हमारा भरोसा कीजिए। हम लोग निर्दोष हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। जीवन और सुरेंद्र दोनों को अब गांव में ढाबा चलाना मना था। सुधा समझ चुकी थी कि ये सब चंदू ने ही किया है। ये सब चंदू नहीं किया है। अगर मैं अभी कुछ कदम उठा लिया तो सही नहीं होगा। मुझे कोई ठोस सबूत इकट्ठा करना होगा। मैं पापा जी और जेठ जी को न्याय दिलाकर रहूंगी। जीवन और सुरेंद्र दोनों का नाविक दोस्त उन्हें नाव में खाना बेचने की सलाह देता है, जिसके बाद वो दोनों नाव में खाना बेचने लगते हैं और नाव में खाना बेचते हुए वो कई सारे अलग अलग गांव भी घूमते हैं। नाव में सवार यात्री उनके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना मजे से खाते हैं। वाह, ये खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर यार यात्रा में ऐसा खाना मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए आपकी कढ़ी चावल और आपके छोले कुलचे। जीवन और सुरेंद्र दोनों अपने तैरते हुए ढाबे से भरपूर पैसे कमाने लगते हैं और उनका तैरता हुआ नाव ढाबा चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है। एक दिन जब चंदू अपने दोस्त बग्गा के साथ घर पर शराब पी रहा होता है तभी सुधा अपनी पड़ोसन रमोला को घर पर लाती है। वो दोनों चंदू और बग्गा को आपस में बातें करते हुए सुन लेती हैं। वाह चंदू, तू तो एकदम छोपा रुस्तम निकला यार। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपने ही बाप और बड़े भाई को फंसा देगा और मिलावट करके उन्हें पूरे गांव में बदनाम होने देगा। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा शक सही था? रमोला बहन, तुम्हारे पास वो स्मार्टफोन है ना, उसमें जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करो ना। हाँ सुधा बहन। रमोला फौरन अपने स्मार्टफोन में वीडियो शूट करने लगती है जिसमें चंदू और उसके दोस्त बग्गा की बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। और क्या, उन दोनों ने मुझे घर से बाहर निकाला। मुझे
इसलिए उन्हें उसकी सजा दी है मैंने। हाँ, मैंने ही की है उनके खाने में मिलावट, ताकि वो पूरे गांव के सामने दोषी साबित हो सकें और उन्हें गांव वाले गांव में ढाबा चलाने ही ना दे। और वही हुआ, अब वो दोनों नाव में यहाँ से वहां खाना बेच रहे हैं। सुधा अपनी सहेली रमोला के साथ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज करती है और उन्हें चंदू का वीडियो सबूत के तौर पर देती है, जिसके बाद पुलिस चंदू को गिरफ्तार कर लेती है और गांव वाले सुरेंद्र और जीवन से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सुरेंद्र और जीवन बेटा, हमने तुम दोनों को गलत समझा। हमें फिर से अपने हाथ का खाना खिला दो सुरेंद्र, अमृत नगर का जायका फिर से चखना है हम सबको। सुरेंद्र और सुधा अब ढाबा संभालने लगते हैं और जीवन और उसकी बीवी काया तैरते हुए ढाबे को संभालते हैं। इस तरह उनका परिवार खूब सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।